कहानी शुरू होती है एक महान राजा इंग्लिस से, जिसे लोग हीरो किंग कहते हैं। उसने पूरी जिंदगी अपनी देश सिल्वेनिया साम्राज्य के लिए लड़ी। अपने आखिरी पल में वो बिस्तर पर लेटा है, चारों ओर उसके योद्धा खड़े हैं, सब रो रहे हैं। इंग्लिस मुस्कुराता है और कहता है, मुझे अब कोई अफसोस नहीं, मैंने अपना धर्म निभाया। लेकिन काश मैं एक बार फिर लड़ पाता, एक बार फिर अपने हाथों से ताकत को आजमाता। तभी उसके सामने चमकदार रोशनी उतरती है। देवी अलिस्टिया प्रकट होती हैं। वो कहती हैं, हीरो किंग इंग्लिस, तुमने जो जीवन जिया वो मेरे लिए गर्व की बात है। बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? इंग्लिस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इस बार राजा नहीं बनना चाहता, न नेता, बस एक साधारण योद्धा जो केवल ताकत के लिए जिए। मैं मरने के बाद फिर जन्म लेना चाहता हूँ, ताकि मैं फिर से अपनी तलवार के हुनर को पूरी तरह समझ सकूं। देवी उसकी इच्छा सुनती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन जिस रूप में तुम जाओगे वो तुम्हारे सोच से अलग होगा। और फिर तेज रोशनी के साथ सब अंधेरा हो जाता है। कुछ सालों बाद वही आत्मा एक नई दुनिया में जन्म लेती है। वो अब एक नवजात लड़की के रूप में जन्मी है। उसका नाम रखा जाता है इंग्लिस यूफ्रिया। वो पहले तो चौंक जाती है, क्या मैं लड़की हूँ? पर तुरंत मुस्कुराती है, ठीक है देवी, अगर ये तुम्हारी मर्जी है तो मैं इसी रूप में अपनी ताकत को समझूंगी। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। अब यहाँ एथर यानी दिव्य ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। लोग अब रून और आर्टिफैक्ट नाम के हथियारों से जादू करते हैं। जो लोग रून के साथ जन्म लेते हैं वही योद्धा या नाइट्स बन सकते हैं। बाकी लोग स्क्वायर यानी सेवक बनकर रह जाते हैं। कुछ साल बीतते हैं। इंग्लिस यानी अब एक नन्ही बच्ची अपने गांव में अपनी कज़न राफिन्हा के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक आसमान से एक विशाल मैजिकाइट ड्रैगन उतरता है, आग उगलता हुआ। गांव में हाहाकार मच जाता है। सभी भागते हैं, लेकिन इंग्लिश शांत रहती है। अंदर से उसकी आत्मा अब भी वो राजा है जिसने सैकड़ों राक्षसों को हराया था। वो सोचती है, मैं अभी बच्चे हूँ लेकिन शक्ति तो वैसी ही है। वो गुप्त रूप से एक पहाड़ी पर चढ़ जाती है और अपनी अंदरूनी एथर पावर को सक्रिय करती है। वो हवा में हाथ उठाती है, उसकी हथेलियों से चमक निकलती है और वो ड्रैगन को एक ही बार में खत्म कर देती है। लेकिन जब सब लोग आते हैं तो वो दिखावा करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं। लोग समझते हैं कि वो ड्रैगन खुद उड़ गया या किसी चमत्कार से खत्म हुआ। इंग्लिस मुस्कुराती है, मैं नहीं चाहती कि कोई अभी जाने कि मैं कौन हूँ। अब इंग्लिस और राफिन्हा दोनों 5-6 साल की हो चुकी हैं। दोनों एक दूसरे की सबसे प्यारी दोस्त हैं। राफिन्हा कहती है, क्रिस, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो नाइट बनूंगी। इंग्लिस हंसकर कहती है, और मैं वो बनूंगी जो नाइट्स को सिखाएगी। कुछ दिन बाद दोनों अपने भाई राफेल के ट्रेनिंग मैदान में जाती हैं। वहां कई नाइट प्रशिक्षु अभ्यास कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक अमीर व्यापारी का बेटा आता है। नाम है राहल। वो बहुत घमंडी है और अपनी शक्ति का दिखावा करता है। राहल एक एक करके सभी प्रशिक्षुओं को हरा देता है। सब ताली बजाते हैं, लेकिन इंग्लिश को कुछ गड़बड़ लगती है। वो ध्यान से देखती है और समझती है कि राहल की आंखों से जादू की लहरें निकल रही हैं, जो सामने वाले की गति को धीमा कर देती हैं। वो कहती है, तो ये सच्चा योद्धा नहीं, बस एक धोखेबाज है। सबके सामने इंग्लिस आगे बढ़ती है। राफिन्हा रोकने की कोशिश करती है, क्रिस, वो बहुत ताकतवर है, तू सिर्फ 5 साल की है। लेकिन इंग्लिस मुस्कुरा देती है, चिंता मत कर, मैं थोड़ी पुरानी आत्मा हूँ। वो राहल को चुनौती देती है, अगर तुझ में दम है तो मुझसे लड़। सब हंसने लगते हैं, अरे ये तो बच्ची है, पर राहल अपनी शान में हाँ बोल देता है। लड़ाई शुरू होती है। जैसे ही राहल अपनी आंखों से जादू छोड़ता है, इंग्लिस आंखें बंद कर लेती है। वो हवा के कंपन से राहल की हर चाल भांप लेती है। बिना देखे ही उसकी तलवार के हर वार से बचती है। राहल चौंक जाता है, तू मुझे देख भी नहीं रही, फिर भी कैसे? इंग्लिस मुस्कुराती है, एक सच्चा योद्धा आंखों से नहीं, दिल से लड़ता है। वो पलटवार करती है, तेज, सटीक और घातक वार। राहल की तलवार जमीन पर गिर जाती है और इंग्लिस उसकी गर्दन पर तलवार टिकाती है। अब समझ आया, ताकत धोखे से नहीं, ईमान से आती है। राहल हार जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। राफिना दौड़कर आती है और उसे गले लगा लेती है, क्रिस, तू तो कमाल की है। इंग्लिस बस मुस्कुराती है, अभी नहीं रानी, ये तो बस शुरुआत है। और यही हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है।
कहानी के सेकंड पार्ट में हमें मैजिक साइन मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। रैम्बो के कलर के कांटेक्ट में आने से पशु और पक्षी दोनों मैजिक साइन मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। इनमें से एक है प्रिस बेयर किंग ऑफ रैम्बो। ये सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर है जो पूरे किंगडम को अकेला तबाह करने की ताकत रखता है। इसके बाद सीन बदलता है। रानी और क्रिस दोनों एक दूसरे से मैजिक साइन मॉन्स्टर को लेके बात कर रहे होते हैं। क्रिस कहती है कि यार मैं कितने टाइम से मैजिक साइन मॉन्स्टर को मारने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन छोटे मॉन्स्टर ही मार पा रही हूँ। वो तो मुझे दिखाई नहीं अभी तक। काश और जोर से बारिश हो और मैजिक साइन मॉन्स्टर यहाँ आ जाए। रानी बोलती है, क्रिस तुम्हें इनसे डर नहीं लगता? तो क्रिस बोलती है कि मुझे तो ताकतवर लोगों से लड़ने में मजा आता है। रानी मुस्कुराने लगती है। फिर क्रिस बोलती है, क्या हुआ रानी? तो रानी बोलती है कि मुझे हैरानी है कि बिना गॉड ब्लेसिंग वाली लड़की भी मैजिक साइन मॉन्स्टर को हराने के लिए इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। फिर क्रिस बोलती है, हमारा ये सीक्रेट किसी को बता मत देना। रानी बोलती है, अरे नहीं, कभी नहीं। फिर बारिश रुक जाती है। उन्हें आसमान में तैरता हुआ एक जमीन का टुकड़ा बताया जाता है जिसे हाईलैंड कहा जाता है। इस पर रहने वाले लोगों को हाईलैंडर कहा जाता है। यहीं के लोगों ने मैजिक साइन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आर्टिफैक्ट बनाए हैं। हाईलैंड में रहने वाले लोग नीचे जमीन पर रहने वाले लोगों को मैजिक साइन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आर्टिफैक्ट देते हैं और बदले में नीचे रहने वाले लोग उन्हें भारी मात्रा में अनाज और अन्य चीज देते हैं। क्रिस मन में सोचती है कि मेरे मरने के बाद क्या हुआ होगा, क्योंकि मेरे टाइम पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। उसने इसके बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। फिर रानी हाथ जोड़कर हाईलैंड से प्रेयर करने लगती है। फिर क्रिस बोलती है, क्या कर रही हो? तो रानी बोलती है कि हाईलैंड के सामने प्रेयर करने से वो विश पूरी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तुम भी ट्राई करो। तो क्रिस ये विश मांगती है कि मैं एक स्ट्रांग अपोनेंट से लड़ सकूं। रानी बोलती है कि मुझे कभी कभी लगता है तुम्हारे एक शरीर में किसी महान योद्धा की आत्मा है। तो क्रिस बोलती है, बात तो सही है। तो रानी बोलती है, तुम ऐसी कोई लड़कियों वाली विश क्यों नहीं मांगती कि मुझे कोई हैंडसम राजकुमार चाहिए? क्रिस बोलती है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर रानी बोलती है कि मैं तो तुम्हें अच्छे से राजकुमार के लिए मेरे भाई रफेल को सजेस्ट करूंगी। क्रिस बोलती है कि इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिस को तैयार होते दिखाया जाता है। वो अपने आप को आईने में देख रही होती है और बोल रही होती है कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। फिर रानी दरवाजे से आती है और बोलती है कि क्रिस तुम तैयार हो गई? फिर रानी बोलती है कि तुम तो कितनी खूबसूरत लग रही हो। फिर क्रिस बोलती है कि तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो रानी। फिर रानी बोलती है कि कहाँ लग रही हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगी तो मुझे तो कोई नहीं दिखेगा। फिर क्रिस बोलती है कि तुम भी एक नन्ही सी परी की तरह लग रही हो। फिर दोनों गलियारे से होते हुए फंक्शन में जा रहे होते। वहां पर एक भव्य भोज का आयोजन होता है जहां ऊंचे पद के लोग और शूरवीर बुलाए जाते हैं। वहां हाईलैंड नामक जगह के लोग भी आते हैं। हाईलैंड वो तैरता हुआ क्षेत्र है जो धरती पर राज करता है। वहां के लोग अपने आप को बाकी मनुष्यों से ऊंचा समझते हैं। भोज में रानी और क्रिस दोनों शामिल होती हैं। वहां एक और शूरवीर आता है, सर राफेल, जो रानी का बड़ा भाई है। उसके साथ उसका साथी सर लियोन और एक रहस्यमयी औरत एरिस भी आती है। एरिस असल में कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक हायरल मेनस है, यानी एक जीवित आर्टिफैक्ट, एक जादुई अस्त्र जो मानव रूप में बदल सकती है। जब क्रिस पहली बार एरिस को देखती है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उसे महसूस होता है कि सामने कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक ऐसी योद्धा है जिसमें सैकड़ों सालों की लड़ाई का अनुभव है। क्रिस के अंदर जो जुनून है वो तुरंत जाग उठता है। वो सोचती है, काश मैं इस स्त्री से लड़ पाती, असली ताकत का एहसास कर पाती। भोज के दौरान वही व्यापारी परिवार का लड़का रॉल आता है जिसे पहले एपिसोड में हमने देखा था। अब वो हाईलैंड का प्रतिनिधि बन गया है और अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। वो घमंडी और निर्दयी है। वो सबके सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक सैनिक पर हमला कर देता है। उसकी क्रूरता देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो हाईलैंड का आदमी है। क्रिस को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो जानती है कि अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। वो चुपचाप स्थिति को समझती रहती है ताकि सही वक्त पर वार कर सके। थोड़ी देर बाद भोज के बाहर क्रिस की मुलाकात फिर से एरिस से होती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन जल्द ही वो एक मैत्रीपूर्ण युद्ध यानी स्पैरिंग में बदल जाती है। क्रिस बिना किसी हथियार के ही एरिस के वार रोक देती है, जिससे एरिस हैरान रह जाती है। एरिस समझ जाती है कि ये छोटी सी लड़की वैसी नहीं जैसी दिखती है। उसकी चाल, उसकी गति और उसका आत्मसंयम किसी अनुभवी राजा जैसा है। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम वाकई कुछ अलग हो लड़की। क्रिस जवाब देती है, मैं सिर्फ अपनी तलवार को समझना चाहती हूँ।
उनका ये युद्ध असल में शक्ति की पहचान का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे की ताकत को पहचानती हैं बिना किसी घृणा या द्वेष के। एरिस और क्रिस का युद्ध चलता है, तभी अचानक सर लियोन बीच में आ जाता है। वो एरिस पर तलवार तान देता है, मानो वो दुश्मन हो। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। क्रिस हैरान है कि लियोन ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो एरिस का दुश्मन है या उसके पीछे कोई और कारण है? इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है।